अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शाम रमज़ान। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, शहबाज शरीफ साहब जिनको कल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पेशी के बाद इंसाफ मिला, फाइनली वो कल जब जहाज में जाने लगे तो पता चला जनाब सिस्टम तो अपडेट ही नहीं हुआ, क्योंकि रमज़ान मुबारक है और रमज़ान मुबारक में सिस्टम अपडेट होने में टाइम लेता है। बिल्कुल जी, वो उसी दिन उन्होंने क्योंकि फ्लाइट पकड़ी चले गए, अब उनको फ्लाइट से उतारा गया, ऑफ लोड किया गया, नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। मदीहा, आप अंदाजा करें हाँ। कि पहले उन्होंने अपनी जो है करंटीना की सेटिंग कराई, टिकट खरीदी, उसके बाद डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली और ये सब चीज़ें करने के बाद वो फाइनली अदालत पहुंचे। ये होता है वो कॉन्फिडेंस जो कि इस निज़ाम अदल पे पाकिस्तानी अवाम को नहीं, पाकिस्तानी खवास को, खासतौर पर नून लीग को है। लेकिन भाई आप ये देखें, अदालत ने उनको इजाज़त दे दी थी कि वो एक बार ट्रैवल कर सकते हैं, 8 हफ्तों के लिए उन्होंने अपने इलाज के लिए जाना है। लेकिन कल की जो सूरत हाल हुई है, मरियम औरंगजेब साहब तो करिए कि आपने क्यों किया, वैसे भी 2 दिन बाद तो चले जाएंगे, तो स्टंट करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन हुकूमत इस फैसले के खिलाफ अब उन्होंने कहा अदालत से रुजू करेंगे, हम नहीं जाने देंगे। ठीक है जी, सही है, कर लें जी, रुजू कर लें हुकूमत भी, देखते हैं क्या होता है। आज आपके सामने कोरोना के आदाद शुमार भी रखेंगे और जनाब कराची में आज शॉपिंग का आखिरी दिन है, क्योंकि कल से हो रहा है और उससे पहले आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो करना कोरोना की ऐसी की तैसी जो करना है हमने आज ही करना है। तो इस वक्त जो रश है बाजारों में, ओए हो बहुत कुछ, ओए हो, ये सारी चीजें आपके सामने रखती हैं। सबसे पहले टॉप स्टोरीज। कानूनी तकाज़े मुकम्मल न होने पर शहबाज शरीफ को FIA ने रात गए दोहा जाने वाली निजी परवाज से ऑफलोड करवा दिया। हुकूमत ने उड़ान रोकने की तैयारी कर ली। नून लीग की कोशिशें भी तेज, FIA के दफ्तर का चक्कर काटा लेकिन काम नहीं बना। सिंध में ईद की शॉपिंग का आज आखिरी रोज, शहरियों की खरीदारी जारी। पंजाब समेत 3 सूबों में लॉकडाउन नाफिज। रावलपिंडी के दुकानदारों ने मुतबादिल तलाश कर लिया, आधा शटर खोल कर कारोबार जारी। यौमुल कुद्स के मौके पर इस्राएली पुलिस का मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर धावा। फायरिंग और शेलिंग से 2 फलस्तीनी शहीद, 170 जख्मी हो गए। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और कुवैत ने हमले की मजम्मत कर दी। यूरोपीय यूनियन ने भी जवाब तलब कर लिया। और सफाई निस्फ ईमान है, बरतानवी हाई कमिश्नर की मारगला की पहाड़ियों पर कचरा फैलाने वालों को शर्म दिलाने की कोशिश। गैर मुल्की सफारतकार की कचरा जमा करते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। इस्लामाबाद इंतजामिया का तस्वीर के जवाब में ग्रेड का जवाब, सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद। और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत का जो तफसीली फैसला है ये जारी कर दिया है। तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने बताया कि उनकी उम्र 70 साल है, वो कैंसर के मरीज हैं और 2003 से इस मूजी मर्ज में मुब्तला हैं। आबिद खान इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी आबिद, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल जी, जब शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत केस का जो है अदालत ने फैसला सुनाया था, आज उसका तहरीरी और तफसीली फैसला है जो 26 सफ़ात पर मुश्तमिल है, ये अदालत ने जारी कर दिया है। इस फैसले में 3 रुकनी जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर के फैसले से इत्तफाक करते हुए शहबाज शरीफ की जमानत जो है वो मंजूर की थी। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि नैब ने अदालत को बताया कि शरीफ फैमिली में 7 अरब से जायद कि जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद मिले हैं। नैब के मुताबिक ये मनी लॉन्ड्रिंग और फेक ईटीज के जरिए पाकिस्तान मंगवा कर जो है फिर जायदादें और असासे बनाए गए और इस हवाले से तमाम रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवाई गई। अदालत का कहना है कि नैब ने शरीफ फैमिली के 14 कारोबारी यूनिट के मुताबिक भी तफसीलात जमा करवाई। साहब उनका ये कहना था कि कहीं भी डायरेक्ट तौर पर जो है वो शहबाज शरीफ के हवाले से ये नहीं बताया गया कि उनके अकाउंट में टीटीज आई हों या उनको डायरेक्ट उनके पास ये रकम आई हो। अदालत ने भी बताया कि शहबाज शरीफ ने 70 साल और कैंसर के मरीज हैं, 2003 से वो इस मर्ज में मुब्तला है और अदालत इस स्टेज पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती। प्रोसिक्यूशन ने अपना केस अभी ट्रायल कोर्ट में साबित करना है और ट्रायल कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जजा और सजा का फैसला करना है, मगर उनको जब तक ये फैसला नहीं होता उस वक्त तक उन्हें कैद में नहीं रखा जा सकता। अगर ट्रायल कोर्ट उन्हें बरी कर देती है तो फिर उन्हें कैद में रखने का जो अदाला है वो मुमकिन नहीं। अदालत ने करार दिया कि शहबाज शरीफ की जमानत मुत्तफिका
तौर पर जो है वो मंजूर की जाती है। इससे पहले मैं जस्टिस सफान जोगर और जस्टिस असद गुराब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जो है इसकी समाअत की थी और दोनों 2 रुकनी बेंच ने इख्तलाफी राय की बिना पर ये 3 रुकनी बेंच के पास केस गया था और 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफिक तौर पर शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मंजूर की थी। आज उसका तहरीरी और तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। सही, बहुत शुक्रिया आबिद खान आपका हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब हुकूमत ने इसी फैसले के खिलाफ अब अदालत रुजू करने का फैसला भी कर लिया, तो देखें क्या होता है शबाब। जी जनाब, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जनाब। कल जब अदालत में 9 बजे इस मुकदमे की समाअत शुरू हुई तो 5 बजे तक इंसाफ मिल गया था। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है खैर पाकिस्तानी अदालतों के हिसाब से। और अगर देखा जाए जनाब तो कल जब ये अदालत लगी और कल जब ये पेशी हुई तो इसमें बड़े दिलचस्प सूरत हाल थी। अदालत को बताया गया जनाब के शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी डॉक्टर अपॉइंटमेंट ले चुके हैं 20 तारीख की। उन्होंने 10 दिन कतर में करंतना होना है, उसका भी बंदोबस्त हो चुका हुआ है और उनको अब जो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है उसके सिलसिले में फ़ौरन से पेशतर जानी और कल की टिकट है उनको बताया गया कि जी कल की टिकट है। तो ये जो नून लीग की तरफ से जो मुकदमा पेश किया गया ये बड़ा ही दिलचस्प। लेकिन जो कल स्टंट हुआ है वो आपको बताते हैं। हमने देखा शहबाज शरीफ साहब दोहा जाने के लिए निजी एयरलाइन की टिकट उन्होंने करवाई, लेकिन अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को FIA हुकाम ने बैरून मुल्क रवानगी से रोक दिया। शहबाज शरीफ को इमिग्रेशन हुकाम की इजाज़त ना मिलने पर उनको एयरलाइन से ऑफ लोड किया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीबी कहते हैं कि शहबाज शरीफ के रोकने का रास्ता भी जानते हैं। रात के अंधेरे में मुल्क से फरार होने की कोशिश की, ये कहना था फ़ारूक हबीब का। आप भी सुनिए। अंधेरे में शहबाज शरीफ मुल्क से फरार होने की जो है वो कोशिश की। इतनी बेताबी है कितनी है को मुल्क से बाहर जाने की प्रोसेस पूरा किए बगैर पेंट कोट टाई पहन कर पहुंच गए कतर की फ्लाइट के लिए। भाई पहले FIA को तो इन्फॉर्म कर दें। इक्तदार में होते हैं तो ये मुल्क के अंदर होते हैं और जैसे ही इक्तदार से बाहर होते हैं इनको लंदन की यात्रा याद आ जाती है। 3-3 बार आपने इक्तदार के मजे यहाँ पर लिए हैं। अरबों रुपए के आपके ऊपर टीटियों के केस हैं। शहबाज शरीफ ने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर 4 हफ्तों का कहा था नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ तो पाकिस्तान नहीं आए लेकिन डॉक्टर अदनान पाकिस्तान आ गया। वो थक गया इलाज कर कर, एक टीका भी नवाज शरीफ को नहीं लगा और अभी शहबाज शरीफ भी उसी तैयारी के अंदर है। इससे ये सवाल ना पूछा जाए कि इनके अकाउंट के अंदर पैसे कहाँ से आए और वहाँ बैठकर फिर इदारों के खिलाफ भी हर्जा सराई करे। आज इमरान खान पीछे हट जाए, जितने ठग गए जितने मिस्टर फ्राडिये हैं तो लुटियां डालते फिरेंगे। यहाँ हमने अंधेर नगरी कायम नहीं करनी। ये जो फ़ारूक हबीब साहब ने सवालात उठाए हैं, कल सरकारी वकील ने ये सवालात कोर्ट में उठाए कि जनाब ये तो एक मामले पे वकील हैं, ये तो एक मामले पे गवाह है। ये मेरे ख्याल में फिर FIA को भी याद है कि ये काम होना चाहिए। तो हुआ ये है जनाब वाला कि कल जब जैसे शहबाज शरीफ साहब कतर की फ़्लाइट पे पहुंचे, कतर जाने के लिए फ़्लाइट उन्होंने अवेल करनी थी, वो फ़्लाइट पे पहुंचे तो वहाँ पे उनको ऑफलोड कर दिया गया क्योंकि FIA की लिस्ट अपडेट नहीं हुई थी। वो FIA की लिस्ट में अभी भी ब्लैक लिस्ट पे थे। इस पर मरियम औरंगजेब साहिबा ने अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ को रोककर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई है। नजर आ रहा है कि सिलेक्टेड कितना खौफजदा है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि छोटे लोग जब बड़ी कुर्सियों पर मुसल्लत होते हैं तो यही होता है जो आज लाहौर में हुआ। शहबाज शरीफ ने अदालत से इजाजत ली थी जिसकी खिलाफ वर्जी की गई। इजाजत ली थी जिसकी खिलाफ वर्जी की गई है, इसका जवाब देना पड़ेगा। छोटे लोग जब बड़ी कुर्सियों पर मुसल्लत होते हैं तो यही होता है जो आज हुआ है। लेकिन इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि घबराने का वक्त अब इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों का आ गया है। अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है, इसलिए ये इन छोटी हरकतों के ऊपर उतर आए हैं। इससे शहबाज शरीफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। फिरदौस साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने शाम रमज़ान में हमें वक्त दिया। सबसे पहले कहिएगा कि अदालत ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। इस फैसले के खिलाफ आप लोग अब सोच रहे हैं कि आप लोगों ने अदालत रुजू करना है, तो क्या कानूनी रास्ता अख्तियार करने जा रहे हैं आप लोग? कानूनी टीम इसको देख रही है और हुकूमती लाए अमल कानूनी टीम की मुशावरत के बाद सामने आएगा। लेकिन एक चीज़ अवामी जो अवाम के कटहरे में खड़े हुकूमत के अरकान और अवाम पूछ रही है उन तमाम नुमाइंदों से और अदारों से कि ये कौन सा इंसाफ है कि जिसके अंदर एक शख्स जो है वो एक वक्त में दरख्वास्त देता है और उसको यकमुश्त जो है उसी वक्त रिलीफ मिल जाता है और वो शख्स जो है वो गारंटर है अपने बड़े भाई का
जो कि अदालत से झूठ बोल के गया, अभी तक वापस नहीं आया और अदालती मफरूर और इश्तिहारी है। और जो उसका गारंटर है, अगर वो भी अदालत से रिलीफ लेके चला जाता है तो ये ताकतवर के लिए अलहदा कानून और कमज़ोर के लिए उस कानून का अलहदा इतलाक जो है ये हैरान कुन है। मेडिकल ग्राउंड्स पे बुनियादों पे उन्हें बाहर जाने की इजाजत दी गई है और इस सिलसिले में उन्होंने अपना मेडिकल रिकॉर्ड भी सामने रखा है और अपना ट्रैवल रिकॉर्ड भी सामने रखा है कि वो जाते हैं, इलाज करवाते हैं, चेकअप करवाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो इस बुनियाद पे तो मेरे ख्याल में फिर तहरीक इंसाफ को एतराज नहीं होना चाहिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है। कितने कैदी हैं जो इस वक्त जेलों में मुख्तलिफ अपने केसेस की सज़ा भुगत रहे हैं या उनके मुकदमात ज़ेर समात हैं, तो उन सब को भी फिर इलाज मालजे के लिए जो भी दरख्वास्त है ये रियायत उसको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ट्रेंड सेट कर देते हैं तो उसका फ़ायदा जो है हर हादसों आम को होना चाहिए। तो ये सिर्फ मखसूस शाही ख़ानदान के लिए ये फ़वाइद नहीं होने चाहिए। दूसरी बात ये कि शहबाज शरीफ बग़ैर किसी शिरकत गैर 15 साल इस सूबे के अंदर हुक्मरानी को एंजॉय करते रहे, तो आज तक वो इस सूबे के अंदर एक भी ऐसा कैंसर का हॉस्पिटल नहीं बना सके जिसमें वो और उनका ख़ानदान इलाज के लिए जा सके। तो ये इस बात की कासी करता है कि इस ख़ानदान ने वो मंसूबे बनाए जिस मंसूबों का कमीशन और किकबैक से जुड़ा तसलसल था। इलाज मालजे और अवामी रिलीफ के साथ जुड़ा कोई भी मंसूबा इनके 15 साल इक़्तिदार में पाया तकमील तक नहीं। लेकिन यहाँ पर शहबाज शरीफ बीमार में इलाज के गर्ज से जाना चाह रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान को इंतकाम के अलावा और कोई काम ही नहीं आता। इमरान खान को अगर इंतकाम का निशाना बनाना होता और वाकई आपको इंतकाम की जद में लाना होता तो फिर इस तरह आप दंदनाते ना फिर रहे होते, फिर इस तरह से जो है आप सरेआम अदालत के फैसलों का मजाक ना उड़ा रहे होते और इस तरह से आपका ख़ानदान जो है वो चोरी करके फिर सीना जोरी ना कर रहा होता। तो इमरान खान इंतकाम पसंदी के कायल नहीं है, वो कानून के अमलदारी और पासदारी के कायल हैं और वो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। यहाँ हमें पता है कि ये मुश्किल काम है, हमें ये पता है कि इस सिस्टम के साथ जुड़ा जो गठजोड़ और बेनिफिशरी टोले का नेटवर्क है उसको तोड़ना कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम आवाम के बुनियादी हकूक़ के ज़ामन बन के कानून के दायरा कार में लाने के लिए इन ताकतवर शख्सियात को जो हमारा किरदार है वो अदा करते रहेंगे और कानून को हर हाल में हम सुप्रीम बनाएंगे ताकि ये ताकतवर शख्सियात कानून को अपने ताबे रखने की बजाय उस कानून के ताबे आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्त आशिक अवान साहिबा जी हमारे साथ मौजूद थी। कह रही जी ताकतवर शख्सियात कानून को अपने ताबे रखती हैं, ये उन्होंने एक बड़ा संजीदा इल्ज़ाम आयद किया है। तो नून लीग का इस पर रिएक्शन ले लेते हैं जी। बिल्कुल जी। अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अता साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। अता साहब आपने सुना जो भी फिरदौस आशिक अवान साहिबा फरमा रही थी, कह रही जी ताकतवर कानून को अपने नीचे रखते हैं, ये बड़ा संजीदा इल्ज़ाम आयद किया है। और जाहिर है कल जैसे एक दिन के अंदर जिस तरह से पेशी हुई है और जिस तरह से इंसाफ मिला है शहबाज शरीफ साहब को, इस हवाले से पीटीआई काफ़ी रिएक्शन शो कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया इट्स ऑलवेज अ प्लेजर जी, आप लोगों ने मुझे मदद किया, मैं बहुत मशकूर हूँ। बात यह है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा जिस तब्दीली को रिप्रेजेंट करती हैं वो फिरदौस आशिक और तब्दीली दो ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं। 5 साल काफ लीग में गुजारने के बाद, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद, उनकी पार्टी को ज्वाइन करने के बाद आज वो पीटीआई के अगर नारे लगा रही हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये पीटीआई के अंदर ह्यूमन रिसोर्स का एक फुकदान है कि उनको एक ऐसी शख्सियत की जरूरत पड़ गई कि जो तब्दीली का दूर दूर से जिससे कोई ताल्लुक नहीं है और अगर ऊंची आवाज में बोलने से और ताने कसने से और जुमले बनाने से ही तब्दीली आती है तो फिर ये तब्दीली इनको मुबारक हो, हम इस तब्दीली के कायल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं थोड़ा से हकायक आपके सामने रखना चाहूंगा। पाकिस्तान एक कॉमन लॉ कंट्री है, ये गवर्न होती है अदालती फैसलों की नज़ीरों के तहत। शहबाज शरीफ साहब की बेल 3 मुख्तलिफ कोर्ट्स ने 3 मुख्तलिफ औकात में ली। ईसीएल के हवाले से जब हम कोर्ट गए तो ईसीएल से उनका नाम लाहौर हाई कोर्ट ने आज से 1.5 साल पहले निकाल दिया। सही। अब जब हुकूमत जो है वो बदनीयती करना चाहे
तो वो ईसीएल में आपका नाम कोर्ट ने निकाल दिया, नैब सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी नाम ईसीएल में नहीं डल सकता, आपके पास कोई कॉज नहीं है, आपके पास कानूनी इखलाकी जवाब नहीं है कि आप इनका नाम ईसीएल में रखें। ये बात अपनी जगह मौजूद है कि आप जैसे कह रहे हैं कि जी अदालती अहकामात की जो है वायलेशन की गई, बात समझ में आती है, लेकिन पीटीआई जो आप पे इल्जाम लगाती है वो बड़ी दीगर नोयत का है। वो ही कहते हैं कि जी आपको एक स्पेशल अदालती रिलीफ मिल जाता है, तो जवाबन आप भी कह सकते हैं कि जी पीटीआई को भी अदालती रिलीफ मिल जाता है, मतलब बात इक्वल हो सकती है। पीटीआई का देखिए, मैं जो आपको टाइमलाइन बता रहा हूँ उसका एक मकसद है कि जब आपको अदालत ने रिलीफ दे दिया, हुकूमत उसके इर्द गिर्द कोई और ढूंढ लेती है ब्लैक लिस्ट के खिलाफ कोर्ट में जाएं। तो देखिए, जब हम ब्लैक लिस्ट के खिलाफ कल कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट ने सीधी बात की, उन्होंने कहा जी पिटिशनर का पास कॉन्डक्ट क्या है कि ये 2 दफा बाहर गए वापस आए, फिलहाल ये किसी इदारे को मतलूब नहीं है। जिन केसेस में ये गिरफ्तार हुए थे इनकी बेल हो चुकी है। देखिए, बशीर मेमन के बयानात के बाद और नैब न्यादी गठजोड़ की इस तरह जो शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस शुरू की, तो इसमें तो हमें कोई इल्हाम नहीं ना रह गया कि जिसने चीनी चोरी की उसने 15-20 बंदे इकट्ठे करके आपको ब्लैकमेल किया। तार साहब ये बताएं, अब आप लोगों की क्या हिकमत अमली है? आप लोग फिर दोबारा से कोर्ट से रुजू करेंगे, अदालत से रुजू करेंगे, क्योंकि इनको ऑलमोस्ट 8 हफ्तों को तो रिलीफ मिला इनको। मेरा तो देखें जी, हिकमत अमली ये है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है, हम रेलेवेंट फोरम पे जाएंगे। अभी भी एफआईए के पास टाइम है, वो नाम निकाल दे इनका ईसीएल से। अगर ये नहीं निकालते, ब्लैक लिस्ट या पीएनआई लिस्ट जिसमें उन्होंने डाला है, ये नहीं निकालते तो कानूनी चारा जो हम करेंगे, कंटेम्प्ट की 6 माह कैद सजा है, मगर अदालती फैसले की हुक्म अदूली करके आप क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं? क्या आप लोगों को तरगीब ये दे रहे हैं कि जो अदालतें फैसले करें आप उस पर अमल दरामद ना करें, जो अदालतें फैसले करें आप उसको ना माने? तो ये मैं समझता हूँ कल जो पूरे पीटीआई के तर्जुमानों ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की, टॉक शोज में जो बातें की और जिस तरीके से अदालत की तस्दीक की, मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है। अदालती फैसलों को तस्लीम करना चाहिए। और देखिए, जो इनके खिलाफ केसेस हैं, अब वो जालिब साहब ने कहा था आदमी है वो बड़ा, दर पे जो रहे पड़ा, जो पनाह मांग ले उसकी बख्श दे खता। तो आटा, चीनी, अद्वियात, एलएनजी, बिजली, गैस, ये सारे मेगा स्कैंडल जिनमें पब्लिक मनी की करप्शन की गई है, पूछने वाला कोई नहीं है। सही। आपको जहांगीर तरीन ब्लैकमेल करता है, आप उसको स्पॉट फ्री जाने देते हैं। मुझे बताएं कि ये बनाना रिपब्लिक है कि चीनी की शॉर्टेज, आप चीनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपने बाहर एक्सपोर्ट कर दी, किल्लत पैदा हुई, फिर इंपोर्ट कर दी। गंदम के साथ आपने ये किया, आपने पहले उसको एक्सपोर्ट किया, पीछे से आटा महंगा हो गया, आटे की ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ये बात समझ में आती है। आप अदालती अहकामात की वायलेशन के हवाले से कंसर्न रखते हैं, ये यहाँ पे पॉइंट वेल टेकन, लेकिन ये गंदम और चीनी की जरा बहस थोड़ी सी जो है ना तवील बहस है, उसके लिए एक अलग से ट्रांसमिशन करनी पड़ेगी जिसपे हम इस गुफ्तगू को समेटे। बहुत शुक्रिया जी। अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और अब आगे बढ़े जी। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं। और आगे ये देखिए, ये आ गई ब्रेक, आ गया, ये तो बहुत जरूरी है। ब्रेक के बगैर खाएंगे नहीं तो बड़े कैसे होंगे? एग्जैक्टली, ऐड नहीं आएंगे तो क्या होगा? ब्रेक लेना बड़ा जरूरी है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं शाम रमजान में। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर एक बड़ी ही अहम खबर है, पहले वो शेयर करें जी। बिल्कुल जी, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें कि सदर ने आर्टिकल 89 के तहत इलेक्शन दूसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया है। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 194 और सेक्शन 103 में तरमीम की गई है, जिसके तहत समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दे दिया गया है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट डालने के काबिल बनाएगा। हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी जुल्करनैन। जी बिल्कुल, सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद दूसरा जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है 2021 वो जारी कर दिया गया है और इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 94(1) और सेक्शन 103 में तरमीम की गई है और 94(1) के तहत समंदर पर पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक इलेक्शन कमीशन नादरा या किसी और अथॉरिटी या एजेंसी की तकनीकी मावनत से आम इंतखाबात में समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट डालने के काबिल बनाएगा और सेक्शन 103 के तहत इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में वोट डालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खरीदने का भी पाबंद होगा। इसी तरह ऑर्डिनेंस से ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और बायोमेट्रिक तस्दीकी मशीनों के लिए पायलट मनसूबों के मुतालिक भी शिकों को बदला गया है। जी बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इस हवाले से तफसीलात से आगाह करने का। एक और अहम खबर शामिल करते चले एनसीओसी की जानिब से, और तलबा और तालिबात मुतवज्जे हों।
एनसीओसी ने मुल्क में तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रखने का फैसला किया है। तालीमी इदारों की बंदिश में तौसी वबा के फैलाव की शरह के बायस की गई है। तालीमी इदारों के बंदिश के फैसले पर नजरसानी 18 मई को होगी। एनसीओसी ने इससे कबल तालीमी इदारे 17 मई तक बंद रखने का फैसला किया था। तो इस वक्त देखा जाए तो मुल्क में लॉकडाउन भी है और कोविड के सद्देबाब के लिए बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ये बंद है। ऐसे में ईद उल फितर पर पाकिस्तान रेलवे ने मुल्क भर में 11 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है और रेलवे हुकाम ये बता रहे हैं कि ईद स्पेशल ट्रेनों में भी कोरोना एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। वो कह रहे हैं हम ये इंश्योर करेंगे। अच्छी बात है जनाब। 7 से 12 मई तक ये सर्विस बरकरार रहेगी। कराची से रावलपिंडी के लिए ईद स्पेशल ट्रेन 11 मई को चलेगी। कराची से मुल्तान के लिए ईद स्पेशल ट्रेन 12 मई को चलेगी। तो जनाब ये तो हो गई सारी सूरत हाल ईद स्पेशल ट्रेनों की, लेकिन इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमदान नज़ीर साहब। अब मैं होता था तो मैं रमज़ान को भी हमदान कहता था कि हमदान का महीना आ गया, लेकिन हमदान नज़ीर साहब पाकिस्तान रेलवे के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा सर, ये ईद की स्पेशल ट्रेनें सिर्फ 2 शहरों में चल रही हैं, क्योंकि 11 ट्रेनें अनाउंस की गई हैं, तो ये बताइएगा कौन कौन से शहरों के लिए चल रही हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच शफात। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हम इसको इतना लिमिटेड नहीं कर रहे ऑपरेशन को। आज दोबारा जो एनसीओसी का इजलास हुआ उसमें रेलवे की रिप्रेजेंटेशन थी और उससे पहले हम कल ये तय कर चुके थे कि हमें मजीद कुछ ट्रेन चलाने की जरूरत है जो छोटे शहरों को भी कनेक्ट कर सकें। तो एक्चुअली अगर मैं अब आपको करंट फिगर बताऊं तो ये नंबर्स इंक्रीज होके 77 ट्रेन पे पहुंच चुका है। 77 स्पेशल ट्रेन पे जो 11 ट्रेन आपने जिनका तस्करा किया उनमें से 8 ट्रेनें पहले लाहौर और कराची को कनेक्ट कर रही थी और फिर मुल्तान और पिंडी को भी कनेक्ट किया हमने उनको, वो नंबर जो 11 आपने बोला। उसके बाद कल 24 ट्रेन और उनको डिसाइड किया गया मुल्तान, फैसलाबाद और लाहौर को कनेक्ट करने के लिए। और आज जो है वो हैदराबाद और कराची और पिंडी और पेशावर और दरमियान में आने वाले छोटे शहरों को इन दोनों बड़े शहरों के दरमियान इनको कनेक्ट करने के लिए मजीद जो है वो ट्रेन ईद स्पेशल इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। तो नाउ द टोटल नंबर स्टैंड्स एट 77। सही। तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि 70 ऐसी ट्रेनें हैं जो कि स्पेशली चलाई जा रही हैं। तो क्या ये ईद के दिन भी ये तमाम तर ट्रेनें चल रही होंगी या ये सिर्फ ईद से एक दिन पहले तक चलेंगी? मदीहा, इसमें मैं शेड्यूल आपसे मैं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पब्लिक इसमें थोड़ा वो हो जाएगा। तो ये हमने इसको तमाम दिन इनको कवर करने की कोशिश की है और ईद के दिन भी मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपसे शेड्यूल इसका अगर स्क्रीन शेयर पे पॉसिबल हुआ आपके पास भी तो मैं उसको अच्छा क्विकली कुछ हमदान साहब तब तक ये बता दीजिए कि आप लोगों के लोग जो वेबसाइट पे उनको मौका नहीं मिल पा रहा कि वो टिकट खरीद सके, तो इसके लिए कुछ करें तो ये क्विकली बता दीजिए, वक्त कम है हमारे पास। उसमें जी मधिया, आई एम सॉरी, वो एक्चुअली हो ये रहा है कि क्योंकि हमारी रिजर्वेशन हम एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं और 70% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं हो रही, इस वजह से लोगों को उसमें थोड़ी सी वो उसकी दिक्कत आ रही है। तो वो मैं एडवाइज ये करूंगा कि ऐसी सिचुएशन में अगर उनको रिजर्वेशन किसी ट्रेन में नहीं मिल रही तो वो या तो ट्रेन स्विच कर लें, क्योंकि हो सकता है उनको अपरेंटली वो सीट्स नजर आ रही हो ऑनलाइन लेकिन वो एक्चुअली अवेलेबल ना हो, क्योंकि हमने 70% का बार लगाया एनसीओसी के कहने पे। अदरवाइज कंपल्सरी ट्रैवलिंग फिर वो ईद स्पेशल्स पे भी कर सकते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमदान नज़ीर साहब तर्जुमान रेलवे हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम ज़रा कुछ बात करेंगे तुलबा की मुश्किलात के हवाले से। अब ये मुश्किलात तुलबा के लिए सच में हैं या तुलबा ने खुद भी कहीं ना कहीं अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। जी जनाब, मामला ये है कि ए लेवल्स के इम्तिहानात, कैम्ब्रिज के इम्तिहानात जो हैं उसके ऊपर तलबा ने रोला डाला। बात किसी हद तक जेन्युइन थी कि जो एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए गए थे उसमें 400-500 बच्चे एक हॉल में इंडोर फैसिलिटी में रख के एग्जाम दिए जा रहे थे, जहाँ पे एसी भी चल रहे हैं। बिल्कुल गलत था, खासतौर पे एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे पैंडेमिक है और थर्ड वेव अपनी पीक पे है।
लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे किया गया? इसका इस्तेमाल ऐसे किया गया कि अब हमें न सिर्फ ये कि एग्जाम कैंसिल चाहिए, बल्कि पिछले साल की तरह स्कूल एक्सेस्ड ग्रेड्स जो होते हैं, स्कूल असेस्ड ग्रेड्स, यानी कि SAGs, वो भी चाहिए। SAGs का फायदा क्या है? क्यों ये तलबा मांग रहे हैं? उसमें एक बात ये जो कि सरासर एक जैसे कहना चाहिए कि इस मुतालबे में कोई सेंस नहीं है। हालांकि NCOC की मीटिंग जब वज़राए तालीम के साथ हुई थी तो उसमें तय कर लिया गया था कि इस साल अब किसी भी बच्चे को बगैर एग्जाम के प्रमोट नहीं किया पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी शफात एग्जाम्स नहीं हुए थे। तो अब किन असेसमेंट्स की, किन मिड टर्म्स, किन एग्जाम्स, किन टेस्ट की बुनियाद पर बच्चों को आगे ग्रेड्स दिए जाएंगे, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ऑल प्राइवेट मैनेजमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन तारिक शाह साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। तारिक साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो तक आए। तारिक साहब ये बताएगा कि सबसे पहले तो ज़रा A लेवल्स और O लेवल्स के बच्चों की जो मुश्किलात होने वाले से बात कर लेते हैं। आप लोगों की मुलाकात भी हुई है कैमरे सिस्टम वालों से, सो क्या आप लोगों ने अभी तक अखज़ किया है, क्या आप लोगों ने फैसला किया बच्चों के फ्यूचर के हवाले से? देखिए, एक तो सिनेरियो ये है कि अभी जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे तो ये एग्ज़ाम्स हो जाने चाहिए थे, क्योंकि ये बच्चों की तादाद, अगर मैं आपको एक फिगर रफली बताऊं, 80,000 नेशन वाइड होती है, जो कि इतनी बड़ी तादाद नहीं है। अगर आप मैट्रिक एग्ज़ाम्स को देखें तो वो लाखों में तादाद होती है। इसके अंदर सेंटर्स को मुख्तलिफ बनाया जा सकता था, 100 बच्चे एक सेंटर में बिठाए जा सकते थे, हर एक O लेवल स्कूल्स को बनाया जा सकता था, इवन एक्सपो सेंटर को इस्तेमाल किया जा सकता था, डिफरेंट जो सिटीज़ के अंदर बने हुए हैं। तो अब जब एग्ज़ाम्स नहीं हुए तो अब उसके अंदर मसला ये आ रहा है कि अब कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन कह रही है, कल गूगल मीट के ऊपर हमारी मीटिंग हुई है उनकी जो आला क़यादत है उनके साथ, तो वहाँ पर यही तय पाया कि गवर्नमेंट को आप राज़ी करें, क्योंकि वो कह रही है आप एग्ज़ाम्स लेंगे, असेसमेंट ग्रेड्स पे नहीं होंगे। हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि देखें, बच्चों का साल ज़ाया नहीं होना चाहिए। एक तो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए। मुझे एक बात बताइए, पोस्टपोन होने के बाद अगर एक बच्चे ने फर्स्ट ईयर में या A1 में उसने जो है असेसमेंट ग्रेड्स लिए, A2 में भी वो असेसमेंट ग्रेड्स मांग रहा है, तो उस पर तुम जो आगे मेडिकल कॉलेजेस का, इंजीनियरिंग कॉलेजेस का, प्रोफेशनल कॉलेजेस का सारा मेरिट धर्म भरम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। 61% पे ये थी तादाद, 95% पे अब परसेंटेज पहुंच चुकी है कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन की, जब से असेस ग्रेड्स आने शुरू हुए हैं। तो ये सरासर आपको लगता नहीं है एक बिल्कुल गैर मुनसिफाना मुतालबा है? देखिए, मसला बिल्कुल मुतालबा देखें, एक जगह से कहा जाए कि गलत भी है कि बच्चों की वो असेसमेंट नहीं हो पाएगी। आप एग्री करते हैं इस बात से? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि असेसमेंट्स होने चाहिए, बच्चों के एग्जाम्स होने चाहिए, ताकि वो प्रॉपर्ली उनकी इवैल्यूएशन हो। लेकिन करंट सिनेरियो के अंदर आप भी देखें, कैम्ब्रिज अब आपकी मर्जी के मुताबिक एग्जाम नहीं लेगा, वो अक्टूबर-नवंबर में ही जाके लेगा। अब जब अक्टूबर-नवंबर में O2 का बच्चा जो 11th ग्रेड में होता है वो अब जा रहा है, क्या वो A लेवल्स भी पढ़ेगा और क्या O लेवल्स भी एग्जाम देगा? तो वो पॉसिबल नहीं है। क्या 10th ग्रेड का बच्चा 10th के एग्जाम्स भी देगा और 11th ग्रेड भी पढ़ेगा? तो ये पॉसिबल नहीं है। या तो फिर हम ये सोच लें कि कैम्ब्रिज को हम बावर कराएं या प्रेशराइज करें कि आप अपना सिलेबस रिड्यूस करें, जो कि पॉसिबल है नहीं। वो भी पॉसिबल नहीं तो अब हमें इन सिनेरियोज के अंदर अपने लोकल बोर्ड्स को तो आप जिस तरह मोल्ड करना चाहें कर लेते हैं। मुझे एक बात बताइएगा, इसके एक और हल भी हो सकता है जी, बजाय इसके कि हम इसी तरह 400-500 लोगों को एक हॉल में, शादी हॉल में भर के AC लगा दें और उसके बाद उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हों। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक पूरी स्कूल बिल्डिंग को इस्तेमाल किया जाए, उसके सारे क्लासरूम्स के अंदर 4-4, 5-5 बच्चे बिठा के इन्विजिलेटर ज़्यादा कर दे और एक प्रॉपर SOPs के तहत बगैर किसी चीटिंग के, बगैर किसी प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ एग्जाम्स कंडक्ट करवा लिए। बिल्कुल यही मैं आपको पॉइंट कर रहा था ना, जितने भी O लेवल स्कूल्स ही हैं, अगर उन्हीं को सेंटर बना दिया जाए, एक स्पेसिफिक लोगों को ना बनाया जाए, स्पेसिफिक एरियाज को हॉल को ना बनाया जाए, एक हॉल को ना बनाया जाए, इवन स्पेसिफिक जो इनकी लोकेशंस हैं जो साल से चलती आई हैं उनको ना बनाया जाए, थ्रू आउट कर दिया जाए, तो उसमें डिस्पर्स हो जाएंगे बच्चे। अगर आप सुबह पार्क्स में नहीं बच्चों को बिठा सकते, मतलब खुले मैदानों में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तो फिर आप उनको शाम में एटलीस्ट बिठा सकते हैं, आप टाइमिंग थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं, बहुत सारे बच्चे भी शिकायत करें कि अभी उनके लिए पेपर्स देना और पेपर्स में अपीयर होना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आगे उन्होंने इन्हीं बेसिस पे, जितनी जल्दी रिजल्ट आएगा फिर उन्हीं बेसिस पे इनको आगे अगर किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में उन्हें अप्लाई करना है तो उनका रिजल्ट वो तो इफेक्ट हो ही नहीं रहा है। जो A2s हैं उनके एग्जाम्स हो रहे हैं और तो उनका रिजल्ट भी टाइमली आ जाएगा, वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई भी कर देंगे। लेकिन सिर्फ मसला यहाँ पर यही है। और असेसमेंट ग्रेड्स की जहाँ तक बात है, पिछले साल ज़रूर मसाइल आए थे क्योंकि स्कूल्स को एक रॉ डेटा देना पड़ा था, लेकिन अब कॉन्क्रीट डेटा स्कूल्स के पास है, क्योंकि तमाम स्कूल्स के अंदर असेसमेंट्स लिए गए, मिड टर्म्स लिए गए, मॉक्स लिए गए और बच्चों को बार बार बताया गया कि अगर इस बार भी एग्जाम्स नहीं हुए तो यही ग्रेड काउंट होंगे। तो अब एवरेज ग्रेड पे नहीं जाएंगे, हम उन्हीं ग्रेड्स पे ही बच्चों को रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। सो बच्चों, आप लोगों को भी ख्याल करना है और हर सूरत में अब ये एग्ज़ाम्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब ये बात है आपके करियर की, आपके फ्यूचर की। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ तारिक शाह साहब मौजूद थे सवाल लेने के लिए।
तो जनाब ये तो हो गई तालीम के हवाले से बात, और तालीम के हवाले से बात बड़ी ज़रूरी है, ख़ास तौर पे इस वक्त में जबकि बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। लेकिन अब के पेट पूजा भी बहुत ज़रूरी है और पेट की बात करनी बहुत ज़रूरी है, और वो ऐसी है जनाब कि बिरयानी का जो मामला है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे देगी बिरयानी। ओए होए, और वैसे भी शफात पाकिस्तान में कौन ऐसा शख्स है जो गुस्ताखी कर सकता है बिरयानी को नापसंद करने की? हर बंदे को बिरयानी बहुत पसंद है। तो रेसिपी दिखा दें। आज की हमारी रेसिपी है देगी बिरयानी। चिकन हाफ केजी, दही 1 कप, हल्दी 1 टेबल स्पून, हरी मिर्च चॉप्ड 2 टेबल स्पून, जर्दे का रंग 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, जीरा पाउडर 1.5 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। अब अच्छे से मिक्स करके इसको मैरिनेट करेंगे। ऑयल 1 कप, प्याज 4 अदद। अब प्याज को गोल्डन फ्राई कर लेंगे। अब मैरिनेट चिकन डालें और अच्छे से चिकन को गलने तक पकाएं। टमाटर 3 से 4 अदद, पुदीना 1 कप, हरा धनिया 1 कप, आलू बुखारा 6 से 7 अदद, आलू बॉयल 3 अदद, पानी हाफ कप। 10 मिनट तक पकाएं। ऑयल 2 टेबल स्पून, बॉइल्ड चावल हाफ केजी। चावल की लेयर लगाएंगे। अब ऊपर से सालन की ग्रेवी डालेंगे। फिर से चावल की लेयर लगाएंगे। फ्यू ड्रॉप्स ऑयल, बिरयानी एसेंस, हरा धनिया, हरी मिर्च। अब इसको दम पे रख देंगे। सर्व करेंगे। लीजिए, हो गई आपकी मजेदार देगी बिरयानी तैयार। बहुत ही हसीन बिरयानी, और ख़ास तौर पे जो हेलीकॉप्टर बोटी होती है ना, वो बिल्कुल टॉप पे रखी हुई है। आपको पता है हेलीकॉप्टर क्यों कहते हैं इसको? क्यों कहते हैं? क्योंकि हेलीकॉप्टर की तरह होती है। अब आप पूछें इसके पर कहाँ है इसके पर? अगर इसके पर होते तो ये उड़ ना जाती, पर नहीं है, इसीलिए ये हेलीकॉप्टर बिरयानी की सतह पर मौजूद है। रोजा लग रहा है शफात को, और ऐसी कोई बात नहीं है। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं शाम रमजान के राउंड 2 में। राउंड 2 में जनाब क्या होने वाला है, आपके सामने हमने बहुत सारी चीजें रखनी है, बहुत सारी बातें रखनी है, और खास तौर पे चूंकि अब से बस 1 घंटा रह गया है, जिसके बाद कराची में हो जाएंगी मार्केट्स बंद, शटर डाउन, और उसके बाद लग जाएगा लॉकडाउन, तो फिर घर में सिट डाउन। बिल्कुल जी, वो जैसे आप कहते हैं ना सिट डाउन फर्नीचर वाली सूरत हाल, डाउन फर्नीचर बिल्कुल एग्जैक्टली वाली सूरत हाल हो जाएगी। सिंध में तो आज आखिरी रोज है, तो हम देख रहे हैं कि मार्केटें किस तरीके से खचाखच भरी हैं। लेकिन ये सिंध में सूरत हाल नहीं है। जहाँ जहाँ भी जिसका जो जो दाल लग रहा है, लोग अपनी दुकानें खोल रहे हैं, और उससे भी कहीं ज़रा अफसोसनाक बात है कि लोग फिर भी घर में टिक के बैठ ही नहीं रहे। जिस तरीके से, जिस तेज़ी से कोविड फैल रहा है, कल भी 120 अफराद तो कोविड की वजह से जाम हुए हैं। जी जनाब, ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे, मगर सबसे पहले नजर डालते हैं बाखबर सवेरा तो नहीं है ये शाम रमजान, बल्कि बाखबर सवेरा बनने वाला है वापस शाम रमजान के राउंड 2 की टॉप स्टोरीज पर। कोरोना से बचाव का मिशन तेज, 1 करोड़ 19 लाख कोरोना वैक्सीन डोज पाकिस्तान आ चुकी हैं। कोवैक्स ने पाकिस्तान को 12 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज फराहम कर दी। रवा माह के इख्तिताम पर साइनोवेक की 15 लाख डोजेस मिलने का इम्कान है। पनाहगुज़ीन कैंप से चैंपियन बनने का सफर, किला अब्दुल्ला के इज्जतुल्लाह काकर ऑस्ट्रेलिया के हिरासती कैंप में 5 बरस गुजारने के बाद अमेरिका पहुंचे और पहली ही फाइट में अमेरिकी हरीफ को 4 शाने चित कर दिया।
टर्की में लॉकडाउन के बावजूद सयाहों की आमद जारी। बरतानिया ने टर्की और मालदीव को रेड लिस्ट में शामिल कर दिया। उज्बेकिस्तान अब भी सयाहों की जन्नत, लॉकडाउन का खतरा, ना वीजा में ताखीर की झंझट। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खून की बीमारी थैलेसीमिया के खिलाफ आगाही का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क में हर साल थैलेसीमिया के शिकार 5000 बच्चों की पैदाइश होती है। तो अब से 1 घंटे के बाद सिंध में जितने भी बाजार हैं वो हो जाएंगे बंद और फिर उसके बाद मुकम्मल लॉकडाउन का निफाज कर दिया जाएगा। इस वक्त मार्केट्स की क्या सूरत हाल है ये बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन। जी सलाहुद्दीन। देखिए बिल्कुल आज शॉपिंग का आखिरी दिन है, लोग निकले हुए हैं, इस दिन को गनीमत समझा है। आज चांदार समझ के ईद की खरीदारी कर रहे हैं। खास तौर पर खवातीन अगर ईद पे नए जोड़े ना पहने ये कैसे हो सकता है। मैं इस वक्त ईदगाह पर मौजूद हूँ। जामा क्लाथ की मार्केट में मेरे कब में देख सकते हैं खासा रश दिखाई दिया जा रहा है। SOPs की भी खिलाफ वर्जी हो रही है। मास्क बहुत कम लोगों को हमने पहने हुए देखा, कुछ ने पहना हुआ, लेकिन समाजी फासले का कोई भी ख्याल नहीं रख रहा। बहुत सी शॉपिंग कर ली लेकिन फिर भी रह गई शॉपिंग भी। बहुत गलत हो रहा है जो 6 बजे बंद हो रहा है। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था ना, थोड़ा सा और टाइम दे देते। कोरोना ने तो आया वही है कि 6 बजे तक भी आना हुआ तो आएगा। शॉपिंग मुकम्मल हो गई क्योंकि 6 बजे तो फिर नहीं हो सकेगी। हो ही गई है तकरीबन। भी जो हो सकता था वो ले लिया। बाजारों में इतना ट्रैफिक है, रश है बहुत ज्यादा। खवातीन जो कि कभी उनका दिल नहीं भरता शॉपिंग से, खवातीन का ये कहना है कि अभी उनकी तो बहुत सारी शॉपिंग बाकी है। उनका यही कहना है कि आज आखिरी दिन नहीं होना चाहिए था, चांद रात तक होना चाहिए। चूंकि कोरोना तो अब आ ही चुका है तो उन्हें कोरोना की भी फिक्र नहीं है, ना SOPs की फिक्र है, बस फिक्र है तो शॉपिंग होनी चाहिए ईद पे। जी ये जनाब इस वक्त आप सूरत हाल देख रहे हैं। लोगों को लगता है कि ईद है और बस यही ईद है, पता नहीं अगली ईद तक कोई खड़बैंच ही ना हो जाए लोग। हाँ। तो इसी किस्म की सूरत आप हाल ये समझ के नहीं शॉपिंग कर रहे हैं। नहीं एग्जैक्टली यही बात है। पिंडी की इसका जरा रुख करते हैं जी। पिंडी में भी सूरत हाल कुछ ऐसी है, अजीबो गरीब है। और पिंडी में तो पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ रहा है कि पुलिस जो है वो, क्योंकि लोग आधा शटर खोलते हैं, ग्राहकों को अंदर करते, शटर गिराते, फिर पुलिस जाके जो है ना वो ग्राहकों को और दुकानदारों को बेचारे वो पकड़ के लाती है, वो जैसे वो कुकनियाँ नहीं पकड़ते हैं। खैर एनीवे उस हवाले से जनाब हमारे नुमाइंदे बाबर रिपोर्ट कर रहे हैं। आज से बाकायदा तौर पर रावलपिंडी और पंजाब भर में लॉकडाउन का नफाज किया गया है, लेकिन रावलपिंडी के मारूफ कारोबारी मरकज़ भाड़ा मार्केट, राजा बाजार, सिटी सदर रोड, इंपीरियल मार्केट और अंदरून शहर छोटे दुकानदारों और बड़े दुकानदारों ने इस लॉकडाउन का तोड़ ये निकाला है कि आधे शटर खोल के ये कस्टमर्स डील कर रहे हैं और आधे पे जो है देखते हैं कि पुलिस आती है तो वो शटर डाउन कर देते हैं। राजा बाजार में इतनी रश है कि आम दिनों में भी रश नहीं है। पुलिस जो थाना सिटी की पुलिस है, मुतलका पुलिस है, वो कोशिश कर रही है कि दुकानदारों को जो वो दुकानें खोल रहे हैं या सामान बेच रहे हैं, रश डाल रहे हैं, SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मौके पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है और भगाने की भी कोशिश कर रही है। लेकिन लोग हैं कि बाज आने के लिए तैयार नहीं है, मास्क का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, बस किसी तरीके से लोगों को दुकान के अंदर घुसाएं, सामान बेचें, चाहे कोरोना के बायस उनकी ज़िंदगियां खतरे में बढ़ जाएं। क्या आप देखें ये सारे कस्टमर, दुकानदार ये सारे यहाँ पे खड़े हैं, मौजूद हैं। पुलिस और इंतज़ामिया इसके ऊपर अमल दरामद करवाए, लेकिन ताजरों की तरफ से और अवाम की तरफ से बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा। जी ताजरों के और अवाम की तरफ से बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा और इसमें सबसे ज़्यादा जो सरवाइव कर रहे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, वो हैं जी हमारे पुलिस वाले जवान, जो कि इस सारे मामले में अवाम से भी और ताजरों से भी दोनों से नबर्द आजमाएं। अब जरा वैक्सीन की बात करते हैं। बिल्कुल जी, कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तान में पहली कोरोना वैक्सीन की तैयारी जो है, इसकी जो पैकिंग पाकिस्तान में शुरू कर दी गई है। हुकाम कौमी वजारत सेहत के मुताबिक कैंसाइनो वैक्सीन की फॉर्मुलेशन और पैकिंग का खाम माल जो है वो चीन से ख़रीदा गया है। सिंगल डोज वैक्सीन कैंसाइनो की फॉर्मुलेशन और पैकिंग शुरू की गई है और रवा माह के आखिर तक मुकामी तौर पर फॉर्मुलेट होने वाली वैक्सीन अवाम के लिए मुयस्सर भी होगी। जी जनाब, ये एक बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान में जो वैक्सीन का कंसंट्रेट है, वो जैसे आप ये समझें कि जैसे जो वो मिक्स मसाले होते हैं ना, वो मसाला पैक हमें मिल गया है, बस हमने सिर्फ थोड़ी बहुत सब्जी डालनी है और उसमें मसाला पैक डाल देना है, सालन तैयार हो जाएगा। तो ये कुछ इस किस्म की सूरत हाल है जो कि पाकिस्तान में शुरू होने जा रही है और पाकिस्तान इज गेटिंग वेरी कॉन्फिडेंट कि हम इंशाल्लाह अब वैक्सीन की मकामी तौर पर भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। साइनोफार्म वैक्सीन जो कि पाकिस्तान में अभी माशाल्लाह लाई भी गई है और लोगों को लगाई भी जा रही है और उसकी नई खेप हर बार आती जा रही है।
कल साइनोफार्म के लिए भी बड़ा खूबसूरत और बड़ा अच्छा दिन था, क्योंकि WHO ने साइनोफार्म को न सिर्फ ये अप्रूव किया है बल्कि उसे कोवैक्स प्रोग्राम, वो प्रोग्राम जिसके तहत पूरी दुनिया में वैक्सीन तकसीम की जा रही हैं, अब साइनोफार्म कोवैक्स का हिस्सा है। सो फार इट्स द मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन एज वेल। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ तो मौजूद हैं डॉक्टर अताउर के मारूफ साइंसदान भी, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने शाम रमज़ान को वक्त दिया। डॉक्टर साहब कितने पुरुमीद हैं आप, क्योंकि अब स्पेसिफिकली पाकिस्तान में जो पैकिंग है जो हमारी वैक्सीन की तरफ से, वो भी इसका अमल शुरू हो गया हुआ है? जी हमने शुरू कर दी है, लेकिन इससे हमें बहुत आगे जाना है। पैकिंग जो है वो खास टेक्नोलॉजी नहीं है बड़ी, और ये बहुत आसानी से होती है कि आप खाली एक कंटेनर मंगाएं और उसको छोटी बॉटल में रीफिलिंग कर लें। लेकिन हमें एक्चुअली वैक्सीन की डेवलपमेंट के ऊपर जाना है, वैक्सीन की मैन्युफैक्चर के ऊपर जाना है, और वो जब ही हो सकता है जब प्राइवेट सेक्टर और एक अच्छी बड़ी कंपनी मिलकर जॉइंट वेंचर करें पाकिस्तान में, ताकि हम यहाँ पे, जैसे इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, जो सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया जो है वो जो है दुनिया भर को सप्लाई कर रहा है, और पिछले 50 साल से इंडिया वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रहा है मुख्तलिफ किस्म की। हमने अभी तक, हम जो सिवाय जानवरों की थोड़ी सी वैक्सीन मैन्युफैक्चर करते हैं, तो अभी हम कम से कम 10 से 20 साल पीछे हैं हिंदुस्तान से, और हमें जो है अब तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर साहब बिल्कुल वैक्सीन की पैकिंग के हवाले से अभी बहुत काम करना है। वैक्सीन की अल्लाह करे कि ये पेटेंट्स जो हैं ग्लोबली विड्रॉ हो जाएं, ताकि वैक्सीन हर मुल्क अपने तौर पे तैयार कर सके। कल व्लादिमीर पुतिन साहब का एक बड़ा दिलचस्प स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने स्पुतनिक 5 के हवाले से कहा कि जी इट विल वर्क लाइक क्लाशनिकोव। तो ये आप बताइएगा, ये वैक्सीन के अंदर ऐसे मुकाबला करना, साइनोफार्म, स्पुतनिक और एस्ट्राजेनेका और फिर फाइजर, इसमें आपको लगता है कि इज इट लाइक अ वाइज अप्रोच? बात यह है कि सब वैक्सीन के प्लस पॉइंट्स भी हैं और माइनस पॉइंट्स भी हैं। तो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि स्पुतनिक जो है वो सब वैक्सीन से बेहतर है। इसके जो ट्रायल्स हैं ज़्यादातर रशिया के अंदर हुए हैं, रशिया के बाहर जो है वो बहुत कम डेटा है इसके बारे में, लेकिन ये अच्छी वैक्सीन है स्पुतनिक जो है, और ये दूसरी वैक्सीन भी अच्छी है, लेकिन मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है इनको डेवलप करने के लिए। साइनोफार्म को मिसाल के तौर पर कन्वेंशनल जो टेक्नोलॉजी है वायरस को कमजोर करके और फिर देते हैं। इसी तरह वैक्सीन ऐसी हैं जैसे कि जो मैसेंजर RNA के बुनियाद के ऊपर हैं, कुछ वैक्सीन जो है ऐसी हैं जिसमें पूरा वायरस नहीं दिया जाता बल्कि उसका छोटा सा टुकड़ा लेकर और उसके बुनियाद के ऊपर वैक्सीन डेवलप की जाती है। तो अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन ये सारी वैक्सीन जो भी WHO ने अप्रूव कर ली हैं वो सब जो है अच्छी वैक्सीन है, और हमें जो भी वैक्सीन मिले इस वक्त तो हमें सोचना नहीं चाहिए कि ये लगवाएं या वो लगवाएं। सही, जो भी वैक्सीन मिल रही है आप लगवाइए। ये डॉक्टर साहब आपने बहुत बड़ी बात कर दी कि इस वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हम जैसे ऑप्शन देख रहे थे, नहीं मुझे स्पुतनिक नहीं लगवानी, मुझे साइनोफार्म लगवानी है, मुझे जॉनसन एंड जॉनसन लगवानी है, जो भी वैक्सीन मिल रही है वो लगवाएं। पाकिस्तान में इस वक्त जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस चल रहा है, क्या आप उससे मुतमईन हैं या आप समझते हैं कि उसको थोड़ा और स्पीडी होना चाहिए प्रोसेस को? बात यह कि जो रफ्तार है वैक्सीनेशन की वो तो काफी तेजी से बढ़ रही है और हौसला अफजा है। तकरीबन 2.25 लाख रोजाना वैक्सीन हम लगा रहे हैं, और ये जो है उसकी तादाद बढ़ती जा रही है, और ये बढ़कर 3, 4, 5 लाख की तरफ भी जा सकती है। लेकिन सामने वैक्सीन की अवेलेबिलिटी जो है कि वैक्सीन मुहैया वो एक मसला है। कुछ आ तो रही है, लेकिन जिस रफ्तार से हमें चाहिए उस रफ्तार से नहीं मिल रही। 22 करोड़ अफराद हैं, अगर आप 15 करोड़ अफराद को भी टारगेट करते हैं अगले 12 महीने में, तो आप देख लीजिए कि आपको हर महीने कितनी वैक्सीन चाहिए। तो वो अभी अवेलेबिलिटी की वैक्सीन का बहुत बड़ा मसला है, जिससे हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि ओवर ऑर्डरिंग हो गई है यूरोपीय ममालिक में, कनाडा में, दूसरे ममालिक में जितनी उनको चाहिए थी उससे 4-4, 5-5 गुना ज़्यादा ऑर्डर कर दिए हैं, जिसकी वजह से अब हिंदुस्तान में देख लीजिए, हिंदुस्तान खुद दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है, लेकिन क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत लेट ऑर्डर किए वहां पर अपने ही कंपनी को, जिसकी वजह से आज इंडिया को नहीं मिल रही और बाहर वैक्सीन जा रही है, जिसकी वजह से इंडियन खासे परेशान है। तो काफी मेसअप हुआ है हमारे नेबरिंग कंट्री में। हमें चाहिए कि हम जल्द से जल्द कोशिश करें, जहाँ से भी वो कर रहे हैं कि मुहैया हो, और फिर वैक्सीनेशन की रफ्तार भी उसी हिसाब से तेज करें। लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत इस वक्त एहतियात की है। पिछले साल इस वक्त हम 100 के लेवल पर थे, और फिर देखिए एक साल बढ़ के 4-5 हजार चले गए थे। आज हम
4000 के लेवल पर हैं और इस बेस लाइन से अगर ईद की शॉपिंग और ये सब होता है खुदा ना खास्ता हम 15-20 हजार के लेवल पे न चले जाएं, वरना अल्लाह ना करे। और वाकई ये एक बात आपने बड़ी दिलचस्प बात बताई है और लोगों को इस पर गौर करना चाहिए कि अभी पाकिस्तान में 4500 केसेस पर डे आ रहे हैं और अभी ईद का रश का इम्पैक्ट नहीं आया। इसका इम्पैक्ट 2 हफ्ते बाद आएगा और अगर 2 हफ्ते बाद हम 15000 पर डे पर चले गए तो उसके बाद पाकिस्तान में कोई मेडिकल फैसिलिटी इतनी बड़ी नहीं है कि वो उस रश को अफोर्ड कर सके। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ डॉक्टर अताउर रहमान साहब, मारूफ साइंसदान, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। अब आगे बढ़ते हैं जी और फिर एक और हवाले से बात करते हैं जो कि हर पाकिस्तानी के दिल के बहुत नज़दीक है। बिल्कुल जी, आज हम बात करेंगे थैलेसीमिया के हवाले से, क्योंकि आज दुनिया भर में थैलेसीमिया के हवाले से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि थैलेसीमिया की वजह से ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं और इन बच्चों को हमारे खून की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और समहाउ ये रमज़ान मुबारक का महीना है और हम ये देखते हैं कि रमज़ान मुबारक में जो लोग हैं ना वो समहाउ ब्लड डोनेट नहीं करते, जिनकी वजह से ये बच्चे बहुत मुश्किल में आ जाते हैं। और इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान में ये बच्चे थैलेसीमिया मेजर के साथ पैदा होने वाले बच्चे, यानी वो बच्चे जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है हर 15 दिन, 20 दिन, 28 दिन के बाद, उन बच्चों की तादाद सालाना 5 से 7 हज़ार के बीच में। ये बहुत बड़ी तादाद है। मुहज़्ज़ब ममालिक में चूँकि कज़न मैरिजेस पे, ख़ानदान के अंदर इंटरनल मैरिजेस पे एक तरह से पाबंदी है, तो ये तादाद किसी हद तक रुक क्या गई है, बल्कि नापैद हो गई है। वहाँ अब इस मर्ज़ का तसव्वुर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ये तादाद बढ़ती जा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह वो हमारी इंटरनल मैरिजेस हैं, जिसकी वजह से ये सूरत-हाल सामने। साथ में हम अभी भी बुरा समझते हैं अगर किसी को कह दिया जाए कि जी शादी से पहले खुदा के लिए अपना ब्लड टेस्ट करवाएं ताकि ये पता चल सके कि क्या आप थैलेसीमिया मेजर के कैरियर तो नहीं है। लोग बुरा मान जाते हैं। कैसे लोग इससे सफ़र करते हैं, बच्चों को क्या कुछ मुश्किलात होती हैं, इस वाले से बात करने के लिए काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर के रूहरवा हमारे साथ मौजूद हैं। आप इस्लाम, वेलकम टू शाम रमज़ान। सबसे पहले चाहूँगी कि हम बहुत बार थैलेसीमिया के हवाले से बात करते हैं, आज एक बार फिर से मैं चाहूँगी वो लोग जो अभी भी नहीं जानते कि एग्जैक्टली थैलेसीमिया किस मर्ज़ का नाम है, इस हवाले से सबसे पहले बताइएगा। जी जज़ाकल्लाह। एक तो मैं सबसे पहले मैं ARY का वाकई शुक्रिया तहे दिल से इसलिए अदा करूँगा कि अल्लाह करे काश के और भी कुछ बड़े बड़े चैनल इस पर आ जाएँ इस मौजू के ऊपर, तो ये हम दुनिया का बहुत बड़ा खूनी ये जो सिलसिला है बच्चों की ज़िंदगियों का, इसको रोक सकते हैं। जैसे आप लोग ने वर्क किया तो कहीं पे भी हमें अकेला नहीं छोड़ा, थैलेसीमिया के बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा। पिछले साल भी ये हालत थी कि 6-7 हज़ार बोतल ब्लड की आपके इन प्रोग्रामों की वजह से आई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मेरे बच्चे जो, और मैं कभी आप लोगों को भी नहीं बोलता, आप लोगों ने वहाँ आकर ब्लड दिया। इस दफ़ा मुझे मदिया बड़ी याद आई कि एक इनका B- वाला बच्चा जो है O- का घूम रहा था, हमें O- मिला नहीं, तुरबत से बच्चा आया हुआ था। मैं सोच रहा था मैं कॉल करूँ। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ, मुझे हमेशा मैं मरने वाली भी हूँ, मैं अपना खून का आखिरी कतरा भी, ये बड़ी बात थी, वो ब्लड वाकई ही नहीं मिल रहा था। आप देखें कि वर्ल्ड थैलेसीमिया डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर मैं अगर बात करता हूँ 20 साल पहले के इंग्लैंड में 360 बच्चे थे थैलेसीमिया मेजर के, पाकिस्तान में 40,000 बच्चे थे उस वक्त 20 साल पहले। अब इंग्लैंड में 360 की जगह 270 बच्चे हैं, पाकिस्तान में 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं जिनको ब्लड लगता है एवरी वीक। यार हमारी रियासत कहाँ है, हम लोग कहाँ हैं अवेयरनेस पे? आपको पता है रमज़ान में कितनी परेशानी हुई है इस दफ़ा ब्लड के लिए हर दफ़ा। ये तो आप लोगों ने थोड़ा हिम्मत पकड़ लेते हैं तो हमारे बच्चों को बहुत सारा रास्ता बन जाता है। आप इन बच्चों, मेरे पास 900 बच्चे हैं काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में, जमीला सुल्ताना थैलेसीमिया फाउंडेशन पिंडी के सेंटर में मेरे 1100 बच्चे हैं, सुंदस में 1-1.5 बच्चे हैं। आप ब्लड कहाँ से लाएंगे यार? रमज़ान में हर आदमी कह रहा है मैं रोज़ा रख रहा हूँ, मैं ब्लड नहीं दे सकता। तो इन बच्चों की ज़िंदगी मौत, कोरोना से तो कोई मरे या ना मरे, इससे ब्लड ना देने से वैसे बच्चे हमारे मर जाएंगे। अब छुट्टी आ गई ईद की, 7-8 दिन छुट्टी, 1 हफ्ता, हर हफ्ते इनको ब्लड लगता है 10 दिन में। आप बताएं ब्लड कहाँ से आएगा? अब मैं लोगों से बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ, अल्लाह के वास्ते 24 घंटे मेरा सेंटर खुला हुआ, कुछ याद न रखे, डालमिया गली नंबर 1, अल्लाह एक है, गली नंबर 1 है। मैं आसानी के लिए बता देता हूँ, यहाँ के ब्लड दे दो इन बच्चों की जिंदगी। और अब तो ये जो इंटरसिटी जो बस सर्विस है ये भी बंद हो गई है, तो फिर आपके लिए कितनी मुश्किलात होंगी, क्योंकि आपके पास तो अंदरूनी सिंध से इतने बच्चे आते हैं, बलूचिस्तान से इतने बच्चे आते हैं, से तो उनको क्या पिक एंड ड्रॉप की सर्विस फराहम करेंगे, क्या करेंगे? कैसे करेंगे आप? मुझे मेरा अंदर से हालत मेरी जो ख़राब इसलिए है
कि मुझे तो अपने ये 900 बच्चे नहीं, हमें 2,500-3 हज़ार बच्चे नहीं, 1 लाख बच्चों की फिक्र है, कहीं ना कहीं तो रजिस्टर्ड है। कैसे ये ब्लड देंगे? लोग ब्लड नहीं देते हैं। देखें आप, जैसे मैं खामखाई में IRY का नाम नहीं ले रहा, मुझे 5-6 हज़ार बोतल ब्लड मिल चुका है। तो मुझे एक आसरा हो सकता है आज के मैसेज से, इतना पूरी दुनिया सुन रही है ना इसको, आज के इस मैसेज से कराची की 2.5 करोड़ 3 करोड़ की आबादी बता रहे हैं ना हम, 3 करोड़ में से 100 बोतल रोज़ नहीं मिल सकती हमें ब्लड की, कितनी बात है। तो आप लोगों ने तो वहाँ आके प्रोग्राम किए हैं वहाँ पे। मैं तो कह रहा था कि यहाँ में मशीन लिया था, टेस्ट नहीं करते। आप ये बताएं कि ये जो आप बात करते हैं ना 5-6-7 हज़ार बोतल, लोग ये समझते हैं ये बहुत है, ये काफ़ी है। जरा बताएं कि ये 1 लाख बच्चे जिनको खून चाहिए हर हफ्ते, ये कितना खून बनता है, कितना खून इनको हर हफ्ते हर रोज चाहिए? ये मैं आपको बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे। 1 लाख बच्चों के मतलब 2 लाख बोतल ब्लड 1 महीने में, ठीक? 1 महीने में 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख रखें। 2 लाख का मतलब साल के 24 लाख, 24 लाख का मतलब है 10 लाख लीटर ब्लड। 10 लाख लीटर ब्लड चाहिए यार, हम इसको दे ही नहीं पा रहे हैं। 5-6 हज़ार बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं, इसको कहाँ से देंगे आप? 10 लाख लीटर का मतलब पता है 10 ओलंपिक साइज पूल। हाँ, ओलंपिक साइज के 10 लाख लीटर 10 पूल्स। पानी का टैंकर 10 से 15 हज़ार लीटर का पानी का टैंकर है ना सर। ये चाहिए थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड, 10 लाख लीटर। इंसान ब्लड कारखाने में तो नहीं बनता, चाइना से तो नहीं आता, कहीं से भी नहीं आता ना, ये इंसान देता है। हम इसको रोकें यार, ये तो 5-6 हज़ार बच्चे पैदा हो रहे हैं। मुश्किलात, स्पेशली आपको रमजान में भी कितनी मुश्किलात रमजान में हमारी, मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था, जाते जाते ना 1 आध दिन पहले हमारे यहाँ एक प्रोग्राम कर डालें, वहाँ शायद हमारे बच्चों की जिंदगियाँ बच जाए। शायद आपकी थोड़ी सी, मैं आज शो के बाद आपके पास आ रहा हूँ, तो आप आएंगे, ये कमिटमेंट है। मैं आज शो के बाद आपके पास आ रहा हूँ। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तुम्हारी तो मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप 2 बार मुझे वापस लौट आ चुके हैं कि तुम्हारे अंदर खून नहीं है। ये आपका एचबी कम होता है, मैं गवाह हूं। ये शफात भी गवाह, मेरी टीम भी गवाह है, मुझे लौट आ चुके हैं। आप जब फर्स्ट टाइम आई थी आपका एचबी अच्छा था, 13 था, इस दफा 12 पे 12 ब्लड प्रेशर लो तो बिस्किट खा के ठीक हुआ था। दूसरी दफा 11 आपका जो प्रोग्राम जो हुआ था उससे आप यकीन करें, अभी इकरारुल हसन 2-3 दफा ब्लड दे चुके हैं ना, इस दफा तो उन्होंने कहा था मैं अपनी उनको भी ले आऊँगा, बेगमों को भी ले आऊँगा, ताकि ब्लड दें, बच्चों की ज़िंदगी बचाए, ताकि इन बच्चों की दुआएं मिले। बेलास हैं, हमारे बच्चे हैं। कितना ज़रूरी है कि हम शादी से पहले एक अगर ब्लड टेस्ट ही करवा लें, ताकि आने वाले नस्लों को नुकसान ना पहुँचे। क्योंकि हमने समहाउ थैलेसीमिया के बच्चों को देखा, मैंने बहुत कम थैलेसीमिया के बच्चे देखे जो 20 साल से ज़्यादा उम्र के होते हैं। बहुत कम, बहुत कम। अब हम एक कोशिश की थी हमारे अदारे से, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर से। अब हमारे बहुत सारे बच्चे पता डॉक्टर बन गए हैं, हम वो सर्विसेज दे रहे हैं। भले उस पर 30, 40, 50 हज़ार एक बच्चे पे खर्चा आता है, 900 बच्चों को आप 20 हज़ार से ज़रब दे दें खाली, कितना खर्चा होता होगा हमारा। हमें अल्लाह कहाँ से दे रहा है? इस तरह से परवट देगा। मेरे बच्चों के डॉक्टर बन गए, इंजीनियर हैं, इनकी शादियाँ हो गई हैं, इनके बच्चे हैं थैलेसीमिया मेजर। ये मैंने आज काशिफ को ज़िंदा रखने में अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी और अब मेरा साथ दे रहा। मगर ब्लड आपको चाहिए इन बच्चों को। आपके बाद अभी हम डरे में, बहुत डरे में, जो छुट्टी आ रही है 8 दिन की ना, हमारे बच्चों का क्या होगा? इंशाल्लाह जी। हाँ, ये बड़ी जबरदस्त कौम है। खान साहब हमारे कहते हैं ना जी, ये बड़ी जबरदस्त कौम है। इकबाल भाई आप फिक्र मत करें, ये इंशाल्लाह छुट्टियों में भी आपके पास आएंगे। और जैसे आप जैसे कई इदारे जो 24 घंटे खुले हुए हैं, किसी भी टाइम लोग वॉक इन करके वहां ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो हमारी आपसे इल्तिमास है, आप आज इस वर्ल्ड थैलेसीमिया डे पर, और थैलेसीमिया ये एक ऐसा मर्ज है कि इसमें पाकिस्तान में जो लोग मुब्तला हैं उनमें 80% तादाद उन लोगों की है जो गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। किराया नहीं होता आने के लिए, तुरबत से कैसे आते होंगे 4 बच्चों को लेके ब्लड लगाने, गरीब आदमी। आज मैं सोचता हूँ कि आज काशिफ आज इस दुनिया में नहीं है बेटा मेरा, मगर मैं सोचता हूँ अल्लाह ने कितना बड़ा इसको वसीला बनाया। आज मेरा बेटा ने जिंदा है, हजारों बच्चों को इसके हजारों बच्चों को। और आप मेरे सेंटर पे आके देखें, बड़ी चेंज आई है बच्चों के अंदर। बच्चे जीना चाहते हैं। एक बच्ची का एक प्रोग्राम था मानूर का, आपके अभी पिछले शान, पूरी दुनिया को उसने हिला दिया था। बिल्कुल, शान रमजान, यहाँ शान रमजान में पूरी दुनिया को, और लोग रो रहे थे सारे। हम इंशाल्लाह जरूर आएंगे, ये हमारा आपसे बात है। और हाँ, आप लोग भी हमें लेट डाउन मत कीजिएगा, डिसअपॉइंट मत कीजिएगा। यहाँ प्रोग्राम रख लें आप। मैं मशीन ले आऊंगा, 56 सेकंड में रिजल्ट आ रहा है एक नस्ल बचाने के लिए। तो क्यों नहीं डायरेक्ट लाइव प्रोग्राम दिखा? 56 सेकंड, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे पैसों से कहीं ज्यादा मैटर कर रहा है आपका खून, जो कि आप अतिया कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है।
तो जनाब थैलेसीमिया के हवाले से एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट गुफ्तगू थी जो कि आपके साथ करनी थी, और उम्मीद करते हैं कि आप हमें लेट डाउन नहीं करेंगे। और यहाँ पर एक बड़ी अहम खबर है, वो शेयर करते चले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान मदीना मुनव्वरा पहुँच गए हैं। 8 अरकान पर मुश्तमिल वफ्द उनके हमरा है। शाह महमूद कुरैशी साहब, शेख रशीद, फैसल जावेद खान, शाह फरमान, इमरान इस्माइल और अलीम खान भी इमरान खान साहब के हमरा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान मदीना मुनव्वरा पहुंच गए हैं। 8 अरकान पर मुश्तमिल वफ़द वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा है। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, फैसल जावेद, शाह फरमान, इमरान इस्माइल और अलीम खान इनके साथ शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेंगे। और हमने जैसे देखा कि वो जब यहाँ पर पहुँचे भी तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जी जनाब, वज़ीर आज़म इमरान खान का आप इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए इस शख्स को कि जो एक ममलिकत का वज़ीर आज़म है, 1.5 करोड़ अवाम का वोट रखता है, लेकिन जब आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मुक़द्दस में पहुंचता है तो बरहना पा होता है, पैर में जूता नहीं रखता। तो जनाब इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान, और ये इनका मामूल है, ये जब भी मदीना पहुंचे हमने इनको ऐसे ही देखा। मदीने की सरजमीन पर बरहना पा पहुंचे वज़ीर आज़म इमरान खान। इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदे जहांगीर मौजूद हैं, जहांज़ेब मौजूद है। जी जहांज़ेब, क्या तफसीलात हैं आज के दौरे के हवाले से? जी, वज़ीर आज़म सऊदी क़यादत की मुलाकात के बाद अभी मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं, जहाँ पे वो रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देंगे। उसके अलावा रोज़ा अफ्तार करेंगे मस्जिद नबी में, और इशा और क़याम की जो इबादत है वो मस्जिद नबी में करेंगे, और मस्जिद नबी के इमाम से जो है वो मुलाकात करेंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट पे जो है गवर्नर मदीना ने उनका इस्तकबाल किया, और कौंसलेट जद्दा के आला एहलकार भी मौजूद थे इस्तकबाल के लिए उनके। जी बहुत शुक्रिया जी जहांज़ेब अमजद इस हवाले से तफसीलात से आगाह करने का। ख़वातीन और हज़रात, वज़ीर आज़म इमरान खान मदीना मुनव्वरा 8 अरकान के वफ़द के हमरा पहुँच चुके हैं। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको बताएं कि बलूचिस्तान के इलाके कल अब्दुल्ला से ताल्लुक़ रखने वाले इज़्ज़तुल्लाह काकड़ एक ऐसे पहले पाकिस्तानी बॉक्सिंग फाइटर हैं जिन्होंने अमेरिका में बेयर नकल बॉक्सिंग में हिस्सा लिया और सिर्फ 33 सेकंड में अमरीकी हरीफ को नॉकआउट करके, मतलब आप देखना क्या किया। मतलब क्रूज वेट कैटेगरी में चैंपियन है जनाब अब हमारा ये भाई। सीन ये है कि बेयर नकल बॉक्सिंग जो है थोड़ी आम बॉक्सिंग से मुख्तलिफ होती है। आम बॉक्सिंग में आपको इतना बड़ा ग्लव लगा हुआ होता है, बेयर नकल में बड़ा मामूली सा एक कवर होता है खाली, वो मतलब अंदर जो है ना कोई खास वो नहीं होती प्रोटेक्शन, और उसके साथ बॉक्सिंग होती है। लेकिन हमारे जवान ने चंद सेकंड के अंदर अपने हरीफ को चित कर दिया। तो इज़्ज़तुल्लाह काकड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनको शाबाश जी। इज़्ज़त भाई, पहले तो वी आर सो ऑनर्ड टू हैव यू ऑन आवर शो, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने का। क्या कहना चाहेंगे सर अपनी इस फतह पे? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं तो हकीकतन बहुत खुश हूँ और हर पाकिस्तानी टैलेंटेड है। मेरे तो कंधा भी निकला हुआ था 2 हफ्ते पहले फाइट से पहले, लेकिन फिर भी मैंने एक हाथ पे फाइट खेला, लेकिन मैंने हार नहीं माना। क्या बात और मैं पहला पाकिस्तानी बन गया। ये क्या हुआ? कंधा डिसलोकेटेड था और आप डिसलोकेटेड कंधे के साथ फाइट करने पहुंच गए? जी जी जी, ये तो सब यूएसए वालों को पता है, वो भी अभी तक हैरान है। तो वो भी शौक हो गया। और मेरा स्पारिंग में ट्रेनिंग में स्पारिंग में वो जो था डिसलोकेटेड हुआ था। स्पाइनल कॉर्ड डिसलोकेटेड था, आपका जो शोल्डर था वो डिसलोकेटेड था। मुझे ये बताएं, जो आपका हरीफ था अगर देखा जाए उसकी ट्रेनिंग आपसे बेहतर, उसकी खुराकें आपसे बेहतर, उसका प्रोटोकॉल आपसे बेहतर, उसकी हेल्थ इंश्योरेंस, उसकी लाइफ इंश्योरेंस आपसे कहीं ज्यादा, ऐसे में उसको नॉकआउट कर देना कितना मुश्किल था आपके लिए?
मैं तो खुद जॉब कर रहा हूँ हकीकतन में, तो वो 3 महीने ट्रेनिंग में था, कैब में था। उसका स्पॉन्सर्स भी ज्यादा है, मेरे पास कुछ भी स्पॉन्सर्स नहीं है, ना गवर्नमेंट की सपोर्ट है। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा और मैंने उसके साथ हम लोग जो है बहुत टैलेंटेड है, हमारा जो पाकिस्तानी है बहुत टैलेंटेड है, सिर्फ जो है उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट करने की जरूरत है। प्रेशर तो होगा आप पर इस पूरे खेल को लेके। बहुत प्रेशर में था क्योंकि मैं अपने कंधे की वजह से, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस में था, मैंने हिम्मत नहीं मारा क्योंकि लेकिन ये भी था कि मैं पहला पाकिस्तानी था। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी क्योंकि बेनकल गेम में जो है वो हमारा एशियन नहीं लेते ना वो खेल सकते हैं। इज़्ज़तुल्लाह, ये बेनकल पे आप कैसे गए, ये तो एक बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि ज़ाहिर है एक गेम जिसका पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो इक्का दुक्का कोई फाइट क्लब है जो बड़े इंटरनल किस्म की गैदरिंग है, उसके अंदर ये गेम अरेंज होता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता इस गेम के बारे में। लेकिन आप इस गेम के आला तरीन प्लेटफॉर्म पे पहुंचे और अब आप अपनी कैटेगरी के चैंपियन हैं। ये सफ़र कैसा था, कितने अरसे में तय हुआ? असल बात यह है कि मैं बहुत गेम खेल चुका हूँ पाकिस्तान में भी। मैं पाकिस्तान का टीम में भी था 6 महीने, लेकिन हकीकतन में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो इग्नोर करते हैं हमारे जैसे टैलेंटेड प्लेयर को, और बहुत से नौजवान ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा और मैं बहुत वो रास्तों पे चला गया, बहुत मुश्किलात का सामना कर चुका हूँ। लेकिन असल बात है कि ये USA में जो स्पोर्ट्स है वो जो है ये बहुत तेज़ तरीन गेम है दुनिया में, वर्ल्ड फास्टेस्ट गेम है। और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसा हिस्ट्री तारीख बनाऊं कि वो जो है हर प्लेयर का जो एक ख्वाहिश होते हैं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत अच्छी सी चांस थी और मैं पहला पाकिस्तानी बन गया और फिर ऐसे गेम में हिस्सा भी लिया। और तो हर प्लेयर का भी ख्वाहिश होती। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। बहुत शुक्रिया जी। इज़्ज़तुल्लाह काकड़ हमारे साथ मौजूद थे। खेल से 2 हफ्ते पहले शोल्डर डिसलोकेटेड, उसमें तो आपका बाजू से काम ही नहीं कर सकता, आपका शोल्डर डिसलोकेट हो। स्पाइनल कॉर्ड, ये वो बेसिकली वो अपने एक स्ट्रिंग होती है जो एक इस पूरे बाजू के अंदर ट्रैवल करती है, जो आप उंगलियों पे भी अगर कभी स्ट्रेच दें तो ये फील होती है। इनकी उस स्प्रिंग में भी उस स्ट्रिंग में स्प्रेन था जिसकी वजह से, और शोल्डर भी डिसलोकेटेड था। तो यानी कहने का मकसद ये बाजू बिल्कुल मूव नहीं हो सकता था, बट ये बंदा जीत गया माशाल्लाह। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं आपको शाम रमज़ान में। ख़वातीन और हज़रात, रमज़ान की चूँकि जाती जाती सातें हैं, ये ऐसा महीना है जिसमें कुछ लोग खुशलहान हो जाते हैं, कुछ तिलावत में, कुछ नातों में, कुछ हम में, और बच्चे तो ख़ास तौर पे इस मामले में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और गुज़िश्ता चंद सालों में एक हमारी बहुत ही प्यारी नन्ही मुन्नी सी परी हैं आयत आरिफ, उनका कलाम जो है वो तो जनाब लोगों के दिलों में घर कर गया, क्योंकि उन्होंने सबको ईद मुबारक कहा था पिछले साल। अब इस बार वो नया जो है वो एक कलाम लेके आई। तो मच आयत कि आपने शाम रमज़ान को वक्त दिया। आयत बच्चे, सबसे पहले तो ये बताओ, बच्चे इतना प्यारा आप पढ़ती हो, पढ़ने का आपको शौक कैसे हुआ, और अम्मी अब्बू ने इन दोनों में से किसने आपकी ज़्यादा हेल्प की? मेरी मम्मा कहती थी, मैं छोटी थी तो कोई भी म्यूजिक पोएम सुनती थी तो मैं थोड़ी देर उसको सुनती रहती थी, और जब मैं उसको सुन लेती थी ना तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा सिंग करने लग जाती थी। अच्छा। तो मेरी मम्मा ने फिर सुन के मेरे बाबा को बोला, आरिफ लगता है ये सिंगिंग कर सकती है। अच्छा। फिर हमारे प्यारे बाबू अंकल हैं, उन्होंने भी फिर मेरे बाबू को कहा, आरिफ भाई इसके अंदर टैलेंट है और ये टेम्पो में भी है, आओ इसको लेकर चलते हैं। मेरे बाबा का साउंड स्टूडियो है तो वो मुझे लेके गए अपने साउंड स्टूडियो में। अच्छा। तो उन्होंने ट्रैक बनवाया और फिर हमारे प्यारे बाबू अंकल ने शायरी लिखी। फिर मेरे भाई के दोस्त है, उन्होंने विकी भाई ने फिर मेरी वीडियो बनाई। मैं आपको रमजान आया की थोड़ी स्टाइल सुना दूं? जी सुनाओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। रमजान आया है, रहमतें भी लाया है, रहमत के साथ ढेरों बरकतें भी लाया है। रमजान आया
क्या बात है जी, रमजान आया है और लाया है। कितनी क्या बात, माशाल्लाह प्यारी बच्ची, कितना प्यारा कलाम पढ़ती जो है। इन्होंने बहुत अपनी तरक्की वालिदा की करे। जुबान में अपने वालिद को पुकारा है ना वो जीत गया। बहुत ही प्यारी बच्ची है। बाबू अंकल आपका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया, प्यारे बाबू अंकल के आपने और बच्ची को इतना सपोर्ट विकी भाई किया। आपका भी बहुत हाँ। शुक्रिया, आपने वीडियो बड़ी अच्छी बनाई है। आप लोगों से अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और शफात अली और मध्या नकवी को दीजिए इजाजत। शादरी आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज। The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.